z को x प्लस आयोटा y पुट कर सकते हो। आर्गेंट प्लेन पे आप z को x, y जैसा आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज क्या है, अगर आर्गेंट प्लेन पे आप z1 माइनस z2 लेते हो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। मान लो आर्गेंट प्लेन पे z1 यहाँ है और z2 यहाँ है, तो z1 माइनस z2 एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। क्या वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा, z1 माइनस z2। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर आप लेते थे तो टेल कहाँ होता था, टेल बी पे होता था, तो z1 माइनस z2 ये रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला वेक्टर जो होगा वो z1 माइनस z2 होगा। सेकेंड चीज ये समझ आनी चाहिए आपको। थर्ड आपको ये समझ आना चाहिए कि z1 माइनस z2 वेक्टर का अगर मॉड लेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है वो z1 माइनस z2 हो जाएगी, इसकी लेंथ। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट से विजुलाइज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आपको ये 2-3 चीज का आइडिया होना चाहिए, लाइक कि आप z को x, y जैसा पॉइंट जैसा एज्यूम कर सकते हो। z1 माइनस z2 एक वेक्टर है और मॉड z1 माइनस z2 कहीं दिखे, सबसे ज्यादा आपको यही दिखेगा, बहुत ज्यादा ये दिखने वाला है। मॉड के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको z1 माइनस z2 ही दिखे, बट z1 माइनस z2 की जगह कुछ भी बड़ा मॉड के अंदर कुछ भी ऐसा दिख सकता है, z1 माइनस z2 अपॉन 2 माइनस 3z2, ऐसा इस टाइप का दिख गया, कुछ भी दिख गया, बट मॉड के अंदर की चीज है। बट आपको इतना समझ आना चाहिए कि मॉड के अंदर समथिंग माइनस समथिंग है, तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे तो उसके बीच में डिस्टेंस जो होगा वो दोनों के यही रिप्रेजेंट करेगा, मॉड z1 माइनस z2। तो देखो अब आपको आपको इक्वेशन दी रहेगी और आपको z अननोन दिया रहेगा, और आपको ये पता करना है कि ठीक है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले z आर्गेंट प्लेन पे कहाँ होंगे। ये नहीं पूछेंगे आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट करो, बट आपको पूछा जा सकता है ठीक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला आर्गेंट प्लेन पे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। जैसे मान लो कि मैं आपसे सिंपल एक इक्वेशन लिखता हूँ, z स्क्वायर इक्वल टू z बार, या z इक्वल टू z बार पहले लेते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो सेटिस्फाई क्या कर रहा है कि z उसके अपने कॉन्जुगेट से सेम होगा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब आपसे पूछा कि ठीक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा उसको आप आर्गेंट प्लेन पर रिप्रेजेंट करो। तो आर्गेंट प्लेन पे मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं z को x प्लस आयोटा y पुट कर दूंगा, तो z1 मेरा x माइनस आयोटा y हो जाएगा। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो, आप x को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट कर सकते हो। आपको पता है 2 आयोटा y की वैल्यू 0 आ गई, 2 0 नहीं हो सकता, आयोटा 0 है नहीं, और y की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तो y 0 आ गया। मतलब ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 रहेगा वो z इक्वल टू z बार होगा। और ये आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जितने रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर्स है, वो सबका z और z बार सेम रहेगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर पे z और z बार होते कहाँ है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहाँ पे होगा एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका जो कॉन्जुगेट है एग्जैक्ट रियल एक्सिस से रिफ्लेक्शन होता है। बट उन्होंने वो रखा है नहीं, ये दोनों सेम कब होगा, ये दोनों सब सेम तभी होगा जब वो इस लाइन पे आ जाएगा, तभी z और किसी का रिफ्लेक्शन वो खुद कब होगा, किसी का रिफ्लेक्शन वो खुद तब होगा जब वो खुद मिरर पे बैठा हो। मिरर पे अगर बैठा हो तो ऑल रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। कभी कभी हो सकता है कि अब यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले टोटल इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि सारे के सारे प्योरली रियल नंबर हैं, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सिंगल वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली, 3 वैल्यू मिले, जैसे मान लो उन्होंने ऐसा दे दिया कि z स्क्वायर z बार है, अब इसको रिप्रेजेंट करो, अब z स्क्वायर इक्वल टू z बार को रिप्रेजेंट करो, तो अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट विजुलाइज करके कर सकते थे। कैसे कि ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से सेम है, तो उसका ये देख करके आप समझ गए कि ठीक है ये रियल नंबर है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करो जिसका स्क्वायर लोगे तो अपने कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए मान लो कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, लाइक आप विजुलाइज करने का ट्राई करो। अभी ये तो आपके विजुलाइजेशन स्किल पे डिपेंड करते हैं कितना ज्यादा विजुलाइज कर पाते हो, बट एग्जाम में उसको ईगो पे नहीं लेना है कि हाँ नहीं मैं तो विजुलाइज ही करूंगा, मैं जिसमें विजुलाइज हो रहा है मैं सारे कंडीशन आपको पढ़ा दूंगा, सारे जहां जहां आप विजुलाइज करना सिंपल है
उसके बाद आपकी कैपेबिलिटीज है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं कि 10 मिनट तक विजुलाइज करने का ट्राई करें, कुछ ना समझ आए तो आप तुरंत क्या कर दो, z को x प्लस आयोटा वाई पुट कर दो। और आपको पता है ऐसे इक्वेशन में जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होते हैं उसमें आपको दो अननोन के लिए दो इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे x और y दो अननोन है, बट दो इक्वेशन नहीं, आपको पता है कि एक ही इक्वेशन से काम चल जाता है, एक रियल पार्ट को अलग कर लो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो करते हैं। अब यहाँ इसका रियल पार्ट मुझे चेक करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर आपने बहुत बार कर रखा है अभी तक, ये चीज हो गई। ये x माइनस आयोटा वाई है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रियल पार्ट वाला सेम रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू x रही होगी और 2xy की वैल्यू रही होगी माइनस वाई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें किसी को, ठीक है। अब मान लो आपके पास दो इक्वेशन दो अननोन है, दो रियल पार्ट वाला का एक इक्वेशन बना लिया, इमेजिनरी पार्ट वाला का इक्वेशन बना लिया। एग्जाम में, अब इसे यहाँ पे भी एग्जाम में आप ऐसे कैलकुलेशन में ऐसे टाइम मत वेस्ट करना, आप पहले उस इक्वेशन को डील करो जो आपको देखने में इजी लग रहा है, ठीक है ना। मुझे ये दोनों को अगर आप देखोगे आपको पता चल जाए कि नहीं इसको डील करना पहले जरूरी है या पहले अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत सा सिंपल चीज लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ, वाई कैंसल आउट मत कर देना, सिली मिस्टेक है। वाई कैंसल आउट किया, सिली मिस्टेक है वो, कभी वाई कैंसल आउट तभी करेंगे जब आप श्योर हो कि वाई जीरो नहीं है। यहाँ पे वाई जीरो हो सकता है, यू नेवर नो, और देखो वो भी होगा भी, क्योंकि वाई अगर कॉमन लोगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आ गई, या तो y इक्वल टू 0 हो गया या तो 2x प्लस 1 मतलब x इक्वल टू माइनस हाफ हो गया। मतलब ये इक्वेशन दो तरीके से फुलफिल हो सकता है। y जीरो कर लो, मैं दोनों केस ले लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक केस ले लेता हूँ कि चलो y जीरो होता है तो क्या होता है, y जीरो अगर होगा, y जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यहाँ भी x कैंसिल नहीं करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 0, 0 एट 1। ये कब था, ये जब y जीरो है। x माइनस हाफ लेंगे, x माइनस हाफ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया, देखो 3/4 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2। ये सारा कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया। अल्टीमेटली आपने क्या कैलकुलेट करा, अल्टीमेटली आपने कैलकुलेट करा है कि ये इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हुए। देखो अब इसमें यहाँ पे आंसर लिखने में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया, आपने x और y की वैल्यू निकाल ली, बहुत सिंपल तरीके से x और y की वैल्यू निकाल ली। तो अगर y जीरो था, देखते हैं जब y जीरो था, आपको तो लिखना है x प्लस आयोटा y लिखना है, x प्लस आयोटा लिखना था। जब y जीरो था तो x क्या क्या आया, x जीरो आया, 1 आया, मतलब 0 प्लस आयोटा 0 आया जिसको आप 0 लिख सकते हो, और 1 भी आया तो x 1 प्लस आयोटा 0 आया जिसको 1 लिख सकते हो। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब मिले जब y जीरो था। x माइनस हाफ था, x माइनस हाफ था मतलब माइनस हाफ प्लस आयोटा समथिंग, माइनस हाफ x था तो आपका y क्या क्या आया, प्लस माइनस √3/2। तो x प्लस √3/2 भी आ गया आंसर आपका, और एक तो आ गया माइनस √3/2। तो आपने दो केस बनाए, y इक्वल टू 0 पे ये दो मिले और x इक्वल टू माइनस हाफ पे ये दो मिले। इसका मतलब, और एक्चुअली में आप देखोगे तो ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, मतलब चार कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड स्क्वायर जेड बार के इक्वल तभी होगा जब जेड चार कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं या ओमेगा हो सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो माय पॉइंट इज, यहां पे आपको इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, यहां पे आपको कितने कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, 4 मिले। तो ऐसा हो सकता है जिस केस में तीन चार सॉल्यूशन मिलेंगे उस केस में एग्जाम में क्या रहेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। हो सकता है इंटीजर टाइप में आ जाए कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे तो हो सकता है उसके लिए लोकस वर्ड भी यूज रहे कि ठीक है सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस पे लाई कर गए थे, लाइन पे लाई कर गए थे। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्चुअली में
कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, इनफाइनाइट हो गए। इनफाइनाइट हो गए तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ठीक है इसका लोकस बताओ, इसका लोकस बताओ। तो लोकस का मतलब वही है सिंपल कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो लाई करेंगे जहाँ पे उसको प्लॉट करने पे क्या शेप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे लोकस वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों यहाँ पे लोकस वर्ड यूज नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 सोल्यूशन मिले। अब 4 सोल्यूशन को प्लॉट करोगे तो कोई शेप नहीं मिलेगा, 4 अलग अलग पॉइंट है। एक तो आपका ओरिजिन मिला, एक 1 मिला, एक ओमेगा मिला, एक ओमेगा स्क्वायर मिला। अब ये 4 पॉइंट जो मिले आपको, इसका कोई लोकस क्रिएट नहीं हुआ, कोई पाथ क्रिएट नहीं हुआ, कोई कंटिन्यूअस शेप नहीं बना। तो अल्टीमेटली करना क्या है, इक्वेशन सॉल्व करना है। अब कुछ चीज़ों को आप कोऑर्डिनेट से कर सकते हो और डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हो, बट ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। फास्ट लिखना थोड़ा।